83 में मैंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से बैनर तले चुनाव लड़ना शुरू किया। देखिए, निश्चित तौर पे चुनौतियां कठिन हैं। ये एक हमारी प्रतिस्पर्धा जरूर थी। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक मैच हुआ था, मैच इन द सेंस कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी हुई थी और निश्चित तौर पे आने वाला कल हमारा होगा और हम देवास ही नहीं, देवास की 5 विधानसभाओं का चुनाव। जो वर्तमान स्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियों की अगर मैं बात गिनाना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि घंटे 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। किसानों की बात कर लें, किसान परेशान है। विद्यार्थियों की बात कर लें, विद्यार्थी परेशान है। आम जनता की बात कर लें, क्या जनता इतनी अंधी हो गई कि उस 400% कीमत का विरोध नहीं कर रही? क्या इस लोकतंत्र में हमारी ड्यूटी है कि हम विरोध करें? अरे हम विपक्षी, हम तो विरोध करेंगे, लेकिन क्या जनता की जवाबदारी नहीं है? मैं योगेश शर्मा, टीम देवास.com से। आज हम हमारे नए मेहमान के साथ आपका स्वागत करते हैं। हमारे जो नए मेहमान हैं आज श्री प्रयास जी गौतम जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमारे देवास शहर के नए शहर जिला अध्यक्ष सर, नमस्कार। स्वागत है आपका देवास.com की टीम पर। तो सर, पहले तो आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं देवास.com की टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो शुरुआत हुई है, आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें और सच को सच कहें। बिल्कुल। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज आपका जो जीवन है, आपने किस प्रकार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, इसके विषय में बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं देवास में एक सुतार बाखल के नाम से एक मोहल्ला हुआ करता था। 15 साल की एक छोटी सी उम्र में मैंने उस सुतार बाखल में जब हम लोग रहते थे, उस समय से मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता था और वो इतना कठिन दौर था कि उस कठिन दौर में सुतार बाखल में कांग्रेस का झंडा लगाना या कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करना एक बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन चूंकि मेरे दिल और दिमाग में कांग्रेस की आइडियोलॉजी के विचार थे, तो मैंने सुतार बाखल की गलियों से उस कांग्रेस का झंडा उठाया। फिर जब मैं केपी कॉलेज में आया, तो केपी कॉलेज में आने के बाद 83 में मैंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से बैनर तले चुनाव लड़ना शुरू किया और मेरी छात्र राजनीति NSUI के माध्यम से शुरू हुई। सर, जैसे आपने कांग्रेस को चुना, तो उसमें आप आपका आइडियल किसको मानते हैं कांग्रेस में, अगर देखा जाए तो? देखिए, कांग्रेस का बड़ा लंबा इतिहास है। देश की आजादी में जो हजारों लोग शहीद हुए, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, सब ये कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग थे। ये कांग्रेस गांधी के सपनों को लेके चलती है, कांग्रेस नेहरू के विचारों को लेके चलती है, कांग्रेस एक प्रेम का संसार लेके चलती है। तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, सबका साथ, सबका विकास और सर्वधर्म सद्भाव को लेके कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जिसको मैंने पसंद किया। बिल्कुल। और सर, एक ऐसी चीज है, आज आप एक नए पद के साथ में, नया पद आपने ग्रहण करा है, तो उसी के साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि अपन कौन कौन से अपन बदलाव करना चाहते हैं कि जिसमें अपनी एक देवास क्षेत्र है, यहाँ पे अपनी थोड़ा पकड़ मजबूत हो, या उसके विषय में अपन क्या अपनी राय रहेगी सर? देखिए, निश्चित तौर पे चुनौतियां कठिन हैं। संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक संगठन सृजन के माध्यम से देवास में लगभग 3.5 कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी कराई थी जी। मेरिट के आधार पर मेरा चयन हुआ। मैं विश्वास दिला सकता हूं आपके माध्यम से कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। उस अंतिम कार्यकर्ता तक जाने की कोशिश करूंगा जो पिछले दिनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कांग्रेस से दूर हुआ है। मैं उनके घर पर जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा क्या कारण रहे, और वो वरिष्ठ जन जो काफी समय से कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद लेके उनको मैं कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करूंगा और हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करेंगे। हम चूंकि गांधी विचारों के लोग हैं,
गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम उनको कांग्रेस से जोड़ेंगे। ऐसा ही माना जाए तो सर विपक्ष की तुलना में अपन कांग्रेस की अपन सबसे बड़ी ताकत क्या मान सकते हैं सर? देखिए, कांग्रेस की जो मुख्य ताकत है, जी। हमारा जो एम है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है सबको साथ लेके चलना। हम जात पात से ऊपर चल के, हमारा मिशन है, हमारा मोटो है। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम नेहरू की विचारधारा के लोग हैं, और इसलिए हम सर्वधर्म सद्भाव वाले लोग। जैसे सर अभी देवास में एक और बातें सुनने में आ रही है कि जैसे गुटबाजी को लेकर कि यहाँ पर कुछ गुटों की बात आती है कि अलग अलग गुटों का लेकर चयन होता है। देखिए, मैंने कल भी एक चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी थी, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं अपने निजी जीवन में खिलाड़ी था, खो खो का मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी था, आज भी मैं खेल संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक हमारी प्रतिस्पर्धा जरूर थी। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक मैच हुआ था, मैच इन द सेंस कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी हुई थी। अब उस रायशुमारी में जब मेरा चयन हो गया, उस दिन हमारी प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। अब जब प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, मुझे संगठन की जवाबदारी मिल गई, तो हम सब एक परिवार के लोग हैं, और जब बड़ा परिवार होता है तो छुटपुट बातें हो जाती हैं। लेकिन कल हमारा राजीव जयंती का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में शामिल था जो बहुत लंबे समय से उस कांग्रेस के प्रोग्रामों में नहीं आता था। हो सकता है कि उनको सूचना का अभाव रहा हो, जो भी कारण रहे हो, लेकिन हमने कोशिश करी कि अधिक से अधिक लोगों को हम सूचना दें, अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़े, और कल यही कारण था कि एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारा नेहरू जयंती का हुआ। अगर सर देखा जाए तो ये जो अपने पूर्व अध्यक्ष जी थे, वो भी अपने कार्यकाल में काफी प्रभावशील व्यक्ति थे, तो वो अपने कार्यकाल में यहाँ पर जीत नहीं दिला पाए, तो सर उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? देखिए, अभी हम किसी के ऊपर ये आरोप लगा देना कि हम उनके कारण हारे, हम सब लोग एक जाजम पे बैठेंगे, एक जाजम पे बैठ के पुराने हारों की समीक्षा करेंगे, और आने वाले कल में हमारा संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, किस तरीके से मजबूत हो सकता है, हम सब मिलके 1 से लेके 100 तक हम सबको अपने साथ लेंगे और इस संगठन को एक नई धारा देंगे, और निश्चित तौर पे आने वाला कल हमारा होगा, और हम देवास ही नहीं, देवास की 5 विधानसभाओं का चुनाव जीतेंगे। तो सर यहाँ पर अपना आगे कहाँ तक जाने का लक्ष्य रहेगा? देखिए, मुझे संगठन ने जवाबदारी दी है और मेरा लक्ष्य संगठन को मजबूत करना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कलों में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी, और संगठन के माध्यम से हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे और उनसे बात करेंगे। उसी के साथ में सर एक पुराना वाक्य है जिसमें ऐसा माना जाता था कि श्रीमती रेखा वर्मा जी जब महापौर थे, उस समय आपको द्वितीय महापौर के नाम से भी जानते थे सर, उसका क्या कारण है, क्या वाक्य है वो? देखिए, जान सकते हैं? मैं पिछले लगभग 7-8 चुनावों का संचालन करता हूं। जब हारून भाई यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब मैंने चुनाव का संचालन किया। पंडित जयप्रकाश शास्त्री लड़े, मैंने उनके चुनाव का संचालन किया। रेखा वर्मा जी का मैंने चुनाव का संचालन किया। प्रदीप चौधरी जी के चुनाव का संचालन किया। रमेश व्यास जी के चुनाव का संचालन किया। तो मैं लंबे समय से चुनाव का संचालन करता आ रहा था। जब मैं चुनाव का संचालन मैंने किया, रेखा वर्मा जी चुनाव जीती, तो चूंकि वो मुझे राखी बांधती हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, तो उन्होंने एक भाई के नाते उस सिस्टम में कहीं ना कहीं वो जवाबदारियां दी थी। उन जवाबदारियों को, उन बड़ी बहन की जवाबदारियों को मैं संभालता था, और महापौर तो वही थी, लेकिन हाँ, मैं एक सहयोगी की भूमिका में मैं काम करता था। अगर जनता सर आपसे कहे कि कांग्रेस हमसे सिर्फ एक वादा ऐसा करे जिसके लिए हम जनता आपके साथ आए, तो ऐसा आप कौन सा वादा करेंगे? देखिए, जो वर्तमान स्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियों की अगर मैं बात गिनाना शुरू करूं, तो मुझे लगता है कि घंटे 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। किसानों की बात कर लें
किसान परेशान है, विद्यार्थियों की बात कर लें, विद्यार्थी परेशान है, आम जनता की बात कर लें। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर हमने एक आंदोलन किया था। बिल्कुल। वो स्मार्ट मीटर क्यों लगाया? मीटर सबके घरों पे लगे हुए थे, मॉनिटरिंग विद्युत मंडल कर रही थी। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अचानक आप स्मार्ट मीटर ले आए? जिसका बिल 500 रुपए का आ रहा था उसके 5000 रुपए के बिल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस स्मार्ट मीटरों के पीछे जो सरकार की मंशा है, ये निजी उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है। और निजी उद्योगपतियों में अडानी और अंबानी इनके मुख्य सलाहकार हैं, जिनकी नीतियों पे ये सरकार काम कर रही है। तो अडानी को लाभ देने के लिए इन्होंने ये स्मार्ट मीटर लगाए। इसके अतिरिक्त मैं अन्य बात करूं, महंगाई चरम पे है। अभी आज ही के समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक गरीब आदमी जिसको छात्रवृत्ति का काम है, मूल निवासी का काम है, उनको 50 रुपए की जगह अब 200 रुपए का स्टाम्प लेना पड़ेगा। अब 200 रुपए का स्टाम्प लेना पड़ेगा, मतलब 400% ऊपर हो गया। तो क्या जनता इतनी अंधी हो गई कि उस 400% कीमत का विरोध नहीं कर रही? क्या इस लोकतंत्र में हमारी ड्यूटी है कि हम विरोध करें? अरे हम विपक्षी, हम तो विरोध करेंगे, लेकिन क्या जनता की जवाबदारी नहीं है? दुख होता है कभी कभी जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें जैसा अपेक्षित सहयोग जनता का मिलना चाहिए वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। जो 500 रुपए का स्टाम्प था वो 1000 रुपए का स्टाम्प लगेगा। अब एक गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का भाई, जिसको अपना जाति का प्रमाण पत्र बनाना है, जिसको अपनी आइडेंटिटी के लिए शपथ पत्र देना है, उसको 300 रुपए का शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये क्या सरकार की सही नीतियां हैं? भ्रष्टाचार छिपा हुआ नहीं है, ट्रांसफर उद्योग किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसी हालातों में कर्ज माफी हमने हमारी सरकार में 18 महीने की सरकार में करी थी, एमएसपी हमने लागू करी थी, लैंड पुलिंग योजना हमारी सरकार में हमारे मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में ये बिल पास किया था, यदि किसानों की जमीन ली जाएगी तो हम बाजार मूल्य का 4 गुना लागत हम पे करेंगे। इस सरकार ने आते ही बराबर उन किसानों की जमीन उद्योगपतियों को देना शुरू कर दी। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम घर घर जनता के बीच में ले जाएंगे और मुझे लगता है कि शायद अगला 2028 का चुनाव हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। जैसे आपका कहना है कि इतनी बढ़ती बिजली या किसी के भी रेट, तो ये आम जनता भी इस चीज को भुगत रही है पर इसका सामना नहीं कर रही, इसका क्या कारण है सर? देखिए, कहीं ना कहीं जब चुनाव का समय आता है कुछ विशेष मुद्दों को लाकर जनता को भटकाया जाता है। उसमें विशेष मुद्दा हिंदू और मुसलमानों को लेकर है। मेरा मानना है कि ये राष्ट्र आजादी के बाद से लगभग 40 से 45 साल कांग्रेस की सरकार रही। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि 14 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तक 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा क्या हो गया कि इस थोड़े ही समय में हिंदू असुरक्षित हो गया और अन्य समाजों का इस देश के ऊपर एक भयंकर वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता समझदार है और निश्चित तौर पे ये जो 2028 का चुनाव आएगा, ये चुनाव इस लोकतंत्र के लिए निर्णायक होगा और इस निर्णायक चुनाव का फैसला बदलाव का होगा। तो उसी के साथ अगर देखा जाए सर, तो अपने 45 वार्डों में अपने मात्र 8 ही सीट आती है सर। देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही है और बदली हुई, जो निरंतर जीतते आ रहे हैं वो निरंतर जीत ही रहे हैं। हमारी, हम मान रहे हैं, हम स्वीकार कर रहा हूं मैं कि हो सकता है कुछ हमारी कमी हो कि हम अंतिम कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन मुझे जवाबदारी दी है संगठन ने। मुझे अभी 3 दिन हुए बने हुए, मैं लगातार लोगों के घर घर मिलने जा रहा हूं और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मैं अंतिम कार्यकर्ता तक जाके उसकी बात को सुनूंगा और उसकी बात को उचित फोरम पर रखूंगा और उनको हाथ जोड़ के अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और देवास के लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाला कल बदलाव का है और यदि हमारी सरकार बनेगी तो ये जो जिन मुद्दों को हम आज आपके सामने रख रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम ये जो विद्यार्थियों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बढ़ती हुई महंगाई की समस्या है, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, अगर राज्य और केंद्र में दोनों में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार
जो आज वादा कर रही है इन वादों को पूरा करेगी। जैसे एक शॉर्ट पीरियड का टाइम मिला था जिसमें किसानों की कर्ज माफी हुई थी, अगर हमें फिर मौका मिला तो किसानों की कर्ज माफी होगी। हमने किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री करी थी, हम फिर उस मिशन पे काम करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी जो पेशकश थी, और आज हमारे नए मेहमान से मुलाकात हुई आपकी, जो अभी अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं नए शहर अध्यक्ष के पद उन्होंने ग्रहण किया है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए देवास.com की टीम के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।